नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। सरकार के 2 साल पर प्रधानमंत्री की रैली, कहा देश बदला लेकिन नहीं बदला कुछ लोगों का दिमाग। विकास से हर समस्या के समाधान का दावा, विपक्ष का सभी मोर्चों पर नाकामी का आरोप। हरियाणा में जाट रिजर्वेशन पर हाई कोर्ट की रोक 21 जुलाई तक, राज्य सरकार से मांगा जवाब। विधेयक की संवैधानिकता को दी गई थी चुनौती। इटली के नौसैनिक को सशर्त वापसी की इजाजत, सुप्रीम कोर्ट की सबूतों से छेड़छाड़ न करने की चेतावनी। केरल के मुख्यमंत्री का केंद्र पर सवाल। 21वीं सदी में भारत चीन की अहम रणनीतिक भूमिका, शी जिनपिंग से मुलाकात में राष्ट्रपति का मिलकर काम करने पर जोर, कहा जल्द सुलझे भारत चीन सीमा मुद्दा। वैश्विक मंदी से निपटने के लिए खर्च बढ़ाने पर G7 देशों की सहमति, कल जारी हो सकता है घोषणा पत्र। दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते दबदबे पर भी चिंता। और आइए देखते हैं पहली खबर। एनडीए सरकार के 2 साल पूरे होने पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सहारनपुर में रैली में उन्होंने कहा कि सरकार सबके विकास के लिए काम कर रही है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि देश बदल रहा है लेकिन कुछ लोगों का दिमाग नहीं बदला है। मैं उत्तर प्रदेश वाला हूं, उत्तर प्रदेश का सांसद हूं। केंद्र में एनडीए सरकार के 2 साल पूरे होने पर गुरुवार को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में विकास पर्व रैली हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल के कई मंत्री और सांसद शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश बदला है और बुनियादी सेवाओं का तेजी से विकास हो रहा है। रोड बने, पानी की व्यवस्था हो, बिजली आए, अच्छी स्कूल हो, अच्छा अस्पताल हो, इन चीजों पर हमने बल दिया है। एक के बाद एक उन योजनाओं को हाथ लगाया है जिसके कारण देश के गरीब के जीवन में बदलाव आए। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों, गरीबों की बेहतरी के लिए काम कर रही है। साथ ही राज्यों, स्थानीय निकाय और पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड मुहैया करा रही है। राज्यों को ताकतवर बनाए, हमारी कोशिश रही है कि राज्य सरकारें भी जनता जनार्दन की भलाई के लिए काम करें। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने शासन में पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही कायम की है। इसके चलते पूर्वोत्तर समेत दूसरे राज्यों में पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ा है। हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों में भी जनाधार तेजी के साथ बढ़ा है। केंद्र सरकार 2 साल की उपलब्धियों की जानकारी देने के लिए 26 मई से 10 जून तक 200 से ज्यादा कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इस दौरान एनडीए सरकार के मंत्री और सांसद अपने क्षेत्रों में जनता के बीच जाकर सरकार के कामकाज की जानकारी देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो एक तरफ मोदी सरकार अपने 2 साल पूरे होने पर खुशियां मना रही है, वहीं कांग्रेस ने सरकार को बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई समेत हर मोर्चे पर विफल करार दिया। एनडीए सरकार के 2 साल पूरे होने पर गुरुवार को कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए सरकार की एक एक कर खामियां गिनाई। पार्टी का आरोप है कि सरकार अर्थव्यवस्था से लेकर विदेश नीति तक हर मोर्चे पर नाकाम रही है। संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप भी पार्टी लगा रही है। फूड इन्फ्लेशन इज आल्सो हाई, दाल, वेजिटेबल्स, जॉब क्रिएशन इज लोएस्ट. So the big achievements of the government is the creation of social tensions, fear among minorities, fear among SC, STs, anti-Dalit policies of बीजेपी। कांग्रेस का कहना है कि एनडीए के शासन में किसानों और युवाओं की अनदेखी हो रही है। पार्टी नेताओं का आरोप है कि शिक्षण संस्थानों के विवाद को सुलझाने में सरकार विफल रही है। दिल्ली का हो या हैदराबाद का हो और
वैसा ही समस्या जो नीट का जम्मू कश्मीर का हो, इन समस्याओं के बारे में भी उन्होंने उसको सुलझाने की कोशिश नहीं की। वाम दलों का कहना है कि अच्छे दिन तो आए नहीं, फिर सरकार किस बात के लिए जश्न मना रही है। हर पहलू में, हर क्षेत्र के अंदर आज गिरावट नजर आ रही है, ना कि कुछ विकास। तो अच्छे दिन का नारा मतलब इसके लिए अगर आएंगे या नहीं, इस रुझान से अगर चल रही है तो आएंगे ही नहीं। लोग यही कहने लगेंगे अपने पुराने दिन लौटाओ आप। जेडीयू, आरजेडी और आम आदमी पार्टी ने सरकार की विदेश नीति और विज्ञापन पर हो रहे खर्च को लेकर सवाल खड़ा किया है। रिश्ते सबसे ठीक होना चाहिए, लेकिन हालात तो इसके विपरीत है। ना तो नेपाल से बने हुए रिश्ते बिगड़ गए, पाकिस्तान से तो पहले से ही रिश्ते जो है वो बनाने कभी ठीक नहीं रहे। माननीय मोदी जी की जो 2 साल की सरकार रही है, वह भ्रष्टाचार की, गुंडागर्दी की और मोटे तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान के सामने घुटने टेक कर भारत की बेइज्जती करवाने की सरकार रही है माननीय मोदी जी की 2 साल की सरकार। बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। पार्टी का कहना है कि सरकार की 2 साल की उपलब्धियों से विपक्ष में हताशा है। प्रणव गोस्वामी और मोहम्मद फातेह टीपू के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। सरकार के 2 साल के कार्यकाल पर और बातचीत करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में हैं आउटलुक के मुख्य संपादक आलोक मेहता जी। आलोक जी, स्वागत है आपका। और हमारे साथ बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी हैं। रूडी जी, सरकार के 2 साल हो रहे हैं, तमाम लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि घोषणा पत्रों में जो बातें कही गई थी उस पर सरकार ने आखिर क्या किया, क्या कहना चाहेंगे आप? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम स्पष्ट तौर से आर्थिक क्षेत्र में देखिए, जिस तरह से सकल घरेलू उत्पाद 7.4% पहुंच गया है, जिस प्रकार से एफडीआई भारत में आ रहा है, जिस प्रकार से जो हमारा जो एनपीएस हैं वो कम हो रहे हैं, जिस प्रकार से इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ है, मुद्रास्फीति कंट्रोल हुआ है। सामाजिक क्षेत्र में देखेंगे बहुत सारे सोशल, चाहे वो स्वच्छ भारत हो, डिजिटल इंडिया हो, स्किल इंडिया हो, इस सब क्षेत्र में हम गति से, इसके साथ साथ जो संरचना में है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, चाहे वो ग्रामीण सड़क हो या एनएचएआई के सड़क हो या बंदरगाहों में हो, और इसके बाद अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएं तो जिस प्रकार से दुनिया भर के देशों के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी के कारण देश भर में एक बड़ा भारत का चित्र उभर के आ रहा है। किसी भी क्षेत्र में जो भी जिस देश के लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट किया था, आज वो खुद महसूस कर रहे हैं कि सरकार तेज गति से आगे बढ़ रही है। लेकिन अब तक की जो मैं कहूं कि 2 साल के कार्यकाल में सबसे बड़ी कामयाबी के तौर पर आप किस योजना को या फिर क्या आपकी नज़र में है? सबसे बड़ी जो सामाजिक तौर पर इस राजनीतिक तौर से हमारी कामयाबी रही है और पिछले कई सरकारों की तुलना में, कि भ्रष्टाचार के एक आरोप हमारे खिलाफ नहीं है। और मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक ऐसा रेसिपी है जिसके कारण ये बड़ा काम देश के सामने हो रहा है, लोगों का भरोसा है, हम गति के साथ बढ़ रहे हैं। कुछ काम और भी करना है जिसमें कुछ बाधाएं हैं, हमें ऐसा लगता है कि समय के साथ उन राजनीतिक बाधाओं को पार करके एक सशक्त भारत बनाने के क्रम में जो देश के प्रधानमंत्री लगे हैं उस पर कामयाब होंगे। लेकिन और 2 वर्ष का कार्यकाल अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत खंड रहा है भारत के इतिहास में। लेकिन सरकार के सामने अगर चुनौतियों की बात करूं, खासतौर पर संसद के अंदर, क्या नजर आई है आपको? संसदीय कार्य के कारण राज्य मंत्री के रूप में जो, लेकिन मुझे लगता है मोटे तौर से लोकसभा में क्योंकि हमारी संख्या पर्याप्त है और राज्यसभा में उसकी बाधाएं उत्पन्न होती है। लेकिन हम तो यही अपील करेंगे कि देश में राजनीति से परे हट करके तमाम वैसे लोग जो देश के लिए भला हो, जैसे जीएसटी है जो देश के लिए हो, लेकिन कांग्रेस ने शुरुआत की, आज वो कांग्रेस स्वयं पीछे हट रही है। तो राजनीति से परे हटकर देश के लिए जो कुछ भी अच्छा है उसे करना चाहिए। लोकतंत्र की यही एक मर्यादा है। शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। आलोक जी, सरकार के मंत्रियों की बात सुनी, प्रधानमंत्री आज सहारनपुर में उन्होंने ऐलान किया, आपकी नज़र में, क्योंकि आपने इससे पहले की तमाम सरकारों को भी देखा है, इस सरकार के 2 साल के अगर कामकाज को देखें तो आपकी नज़र में किस तरह की ये सरकार रही है और 2 साल में किधर जाती हुई नज़र आती है? जी, एक सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप यदि एक लोगों को लगे कि हाँ मैंने ऐसा है कि क्या उनको पता भी चले कि ये हो रहा है, तो एक तो इस सालगिरह के अवसर पर लोगों को बताना भी ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि पिछली सरकारों में शायद ये कहीं ना कहीं होता था, भाई ठीक है कर रहे हैं तो लोग महसूस करेंगे। सही बात तो यही है कि वह महसूस करना चाहिए, हमको बताने की ज़रूरत भी ना हो कि भाई जनधन योजना यदि है या सड़क बन रही है तो लोगों को सड़क पर चलना है, यदि इलाज की व्यवस्था है तो आगे बढ़ना है, रोजगार मिलना है तो मिल ही गया है। तो लेकिन बताना पड़ा, इसलिए लगता है कि कहीं अभी अधूरे चीज़ें हैं।
एक मुझे थोड़ा सा अफसोस लगता है, आज चूंकि हम सहारनपुर की रैली को भी मैंने सुना, इसके पहले भी सुन रहे हैं पूरी इस उपलब्धियों को लेके। कल भी अमित शाह जी और मंत्रियों ने संपादकों को भी बताया, पत्रकारों को बताया। तो मुझे खाली ये लगता है कि कई चीज़ आगे बढ़ाई गई है। हम चलिए पिछले कार्यकाल में यदि कुछ गड़बड़ियाँ हुई, भ्रष्टाचार के आरोप आए, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी तो कुछ हुआ होगा। यदि हम ये कहें कि यदि 2 वर्षों में सब कुछ हुआ है और यही सब सफल है, तो यदि मान लो संचार की सुविधाएं हैं, तो क्या उस समय में वो हम राजीव गांधी पर जाएं, वो तो बहुत पुरानी बात हो जाएगी। लेकिन भाजपा के ही नेतृत्व में उनके कई मंत्री आज भी मंत्री हैं। राजीव प्रताप रूडी उस समय भी यदि आए थे, सिविल एविएशन में रहे, दूसरे मंत्रालय में रहे, ऐसे कई लोग हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्या मुरलीधर जोशी ने बिल्कुल जीरो बटा अंडा किया था, जो अब स्मृति ईरानी जी कर रही हैं। तो कुछ हुआ है, कुछ दिखाया गया है ज़्यादा। एक काम हो रहा है, लेकिन उसको कई गुना ज़्यादा दिखाया जा रहा है। मुझे जैसे सड़क के कुछ काम आगे बढ़ रहे हैं, उसको मानना चाहिए, समझ में आ रहा है लोगों को। कई जगह जो बड़ी योजना है उसमें भी कई जगह अटकी, लेकिन फिर भी गति से काम हो रहा है। या बिजली के प्रोजेक्ट्स में लोग जो बताते हैं, जो लोग आलोचक भी हो वो भी मानते हैं कि जहाँ हमें बढ़ना चाहिए था उस दिशा में मान लो कुछ चीज़ें अटकी हुई थी, वो आगे बढ़ रही। ये नहीं कह रहे नया है। हम ये भी जानते हैं कि जो इन 2 ही वर्षों में जो 2014 में शुरू हुआ, वो तत्काल फल नहीं मिलेगा। यदि पेड़ लगाए गए हैं तो हम भी आशान्वित हैं। कुछ वक्त लगेगा। हमें लगता है कि जैसे कुछ एक मुझे जो कमी लगती है, यदि वो किसी कुछ क्षेत्रों में, शिक्षा है या स्वास्थ्य है, जो जनता से जुड़ा हुआ है, मॉडल दिल्ली जैसे आदर्श गाँव की बात कही गई, लेकिन आप देखिए कि प्रधानमंत्री के इंटेंशन बहुत अच्छे हैं, सरकार के इरादे भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कितने गांव गोद लिए गए। अपोजिशन को छोड़ दीजिए यदि वो सहयोग नहीं कर रहे, लेकिन जो सत्ता पक्ष के कितने सांसदों ने सरकार की योजना का लाभ दिलाया अपने गांवों में। इसी तरह से यदि मॉडल बन जाता कि भाई हम एम्स को देश का सबसे बड़ा ऐसा अस्पताल बना देंगे 2 वर्षों में या 3 वर्षों में, जिससे कि भोपाल में मांग हो, त्रिवेंद्रम में मांग हो, कोची में मांग हो, कहीं चेन्नई में मांग हो, बिहार में मांग हो कि भाई ऐसा ही एक अस्पताल हमें भी चाहिए। ऐसे कुछ मॉडल, चूंकि योजनाएं बहुत बड़ी है, आपका योजनाएं हैं, लेकिन अमली जामा पहनाने की जो कवायद है, शायद वहां पर वो स्पीड नहीं दिख रही जो प्रधानमंत्री चाह रहे थे। और जो फोकस होना चाहिए, था। प्रधानमंत्री बहुत कुछ करना था, कोई भी सरकार है करना ही होगा, कई क्षेत्रों में आगे बढ़ना है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उनमें फोकस नहीं होकर के हम तथ्यों आंकड़ों में, जैसे रूडी जी का था, ये ठीक है, स्किल डेवलपमेंट। अब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी साहब, मुझे याद है उनके बजट में सबसे पहले उसका प्रावधान किया गया। उसके बाद फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ा इस सरकार ने, हो सकता है स्किल डेवलपमेंट को और ज़्यादा उसमें पैसा दिया। प्रगति करना ही चाहिए। मतलब हमने 100 करोड़ से यदि शुरू हुआ है, 500 करोड़ आया, फिर 1000 करोड़ आया, यदि मान लो 2000 करोड़ लगा दें, तो स्किल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा टारगेट है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि यदि उसी में 10,000 करोड़ लगा दिया गया हो तो हम कहते हैं भाई और तेज़ी से सबको रोजगार की आगे की 2 साल बाद संभावनाएं बनेगी। रोजगार, सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि जो सरकार ने आंकड़े इस सदन में दिए, जो आपके टेलीविजन में भी दिखाए गए हैं, मैं उस समय, मुझे आंकड़ा उसमें याद नहीं, कितने ही हजार लोगों की नौकरियां चली गई। आज सरकार ने दावा तो किया है कि रोजगार हमने दिए हैं, दिलाए हैं, लेकिन रोजगार में यदि बेरोजगार लोग हो गए हैं तो ये सरकार को इसको भी स्वीकार करके समझना चाहिए। मैं उसका कारण समझता हूँ कि एक्सपोर्ट कम हो गया या कुछ, जैसे 8 या 9 सेक्टर, वो भी निजी क्षेत्र में, सरकार में नौकरियां नहीं है। आप करके उस क्षेत्र में भी स्वीकार करते हुए उस पर आगे बढ़ने की कवायद करनी चाहिए। एक जो सरकार का दावा है और जो कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं, या फिर मैं कहूँ कि जो विश्लेषक हैं, करप्शन को लेकर सरकार, क्योंकि बार बार ये कह रहे हैं कि पिछले 2 साल में करप्शन को लेकर पहले की सरकारों से सरकार में एक बड़ा फर्क आ गया है। इसमें क्या आपका टेक है? देखिए, मुझे लगता है निश्चित रूप से 2 साल में एकदम भ्रष्टाचार, जो सारी पूरी बीमारियां थी, लोग दस्तखत करने में डरते हैं। यदि मुझसे कहीं एक बैंक में गलत साइन हो गया है तो आप भी कहेंगे अगली बार चेक जरा ध्यान से साइन करिएगा, आपका बाउंस हो गया तो जेल जा सकते हैं। बाउंस होने पर भी प्रावधान है। तो ये सही है कि परसेप्शन बिल्कुल ठीक है कि भ्रष्टाचार नहीं है, बड़े पैमाने पर जो दिखाई देता था, और क्योंकि उसको दिखाया भी ज़्यादा गया था, वहाँ भी मैं कहूँगा वो इतने लाख करोड़ का ये था, ऐसा नहीं, वो पैसा आया नहीं है। और अभी भी मान लो खानों का पैसा है तो वो 30 साल बाद आएगा, 30 साल में आएगा, वो एक दिन में नहीं आ रहा है अभी। लेकिन ठीक है, उस समय भ्रष्टाचार हुआ था, अब वो वैसा नहीं दिख रहा है, ये संतोष की बात है। लेकिन आप यदि देखें तो एक बड़े अधिकारी ने भी बात कही कि इंस्पेक्टर राज जो है, बल्कि मेरा ख्याल रघुराम राजन ने कही है कि ऊपर भ्रष्टाचार कम हुआ, लेकिन इंस्पेक्टर और आप और हम भी महसूस करते हैं कि वो इतना क्रांति, अच्छा शायद मोदी जी भी मानते हैं, मोदी जी ने आज सहारनपुर में कहा है, इसीलिए हम आपको आलोचना भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा आप हमारी कमियां बताइए, कहाँ बिजली नहीं लगी बताइए, कहाँ पानी नहीं मिल रहा है वो बताइए। तो ऐसे ही हम भी कह रहे हैं कि इंस्पेक्टर राज को भी कम करने के लिए उसमें राज्यों का सहयोग चाहिए।
तो मुझे लगता है सफलता बहुत अच्छी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो आपसे असहमत हैं, जो आपसे विरोध भी हैं, उनको साथ में कैसे लेकर चले, उसमें क्योंकि राज्यों में इंप्लीमेंट होना है ना। बिल्कुल। स्वच्छ भारत अभियान हो या कोई भी पेयजल योजना हो, अभियान हो या राज्यों के स्तर रोजगार पर ही योजना होना है जिसका श्रेय लिया जा रहा है, यदि मुझे लगता है कि खुशी तब होगी जब सरकार इस पखवाड़े में जो 15 दिन मनाने वाली है वो ये भी कहे कि इसमें बंगाल का योगदान ये है, इसमें तमिलनाडु का योगदान ये है, उसमें छत्तीसगढ़ का योगदान भी है, भाजपा शासित राज्यों का भी है। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि केंद्र ही कर रही है, क्योंकि आप यहाँ से पैसा दे रहे हैं, लेकिन उसको क्रियान्वित लागू कौन करना, कर रहा है? क्रियान्वयन करना जिला स्तर पर और राज्य सरकारों का काम है, और शायद इसीलिए कि कोऑर्डिनेशन एक बड़ा फैक्टर है। बहुत शुक्रिया आलोक जी इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। धन्यवाद। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। कलम गवाह है में इस बार देखिए मलयालम मनोरमा के प्रधान संपादक मामन मैथ्यू से बातचीत का दूसरा भाग। I have demolished the theory that owners cannot be professional. If you agree to paid news, it is better that journalists give up the pen or the mouse or whatever it is and sit at home and enjoy. कलम गवाह है शीर्ष संपादकों से संवाद सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आज हरियाणा सरकार के रिजर्वेशन के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने नवसृजित पिछड़ा वर्ग सी श्रेणी के तहत जाटों के अलावा 4 दूसरे समुदायों को रिजर्वेशन देने पर रोक लगाई है। साथ ही राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होनी है। नए कानून से जिन जातियों को लाभ मिलना था उनमें जाट, जट, सिख, अरोड़, बिश्नोई, त्यागी और मुस्लिम जाट शामिल थे। इन्हें पिछड़ा वर्ग की नई श्रेणी सी बनाकर रिजर्वेशन का लाभ दिया गया था। रिजर्वेशन देने का विधेयक हरियाणा विधानसभा में 29 मार्च 2016 को सर्वसम्मत से पारित किया गया था। बेसिकली तो इस केस में हमने जैसे शेड्यूल सी जो है अभी जैसे जो 2016 का भी जो एक्ट जो पास हुआ है हरियाणा गवर्नमेंट ने जो इम्प्लीमेंट किया है 12 फरवरी को, उसमें हमने सिर्फ शेड्यूल सी को चैलेंज किया हुआ है। शेड्यूल सी के अंदर 6 कास्ट को इंक्लूड किया हुआ है और इनको इंक्लूड करने का बेसिस जो था वो डेट वाज केसी गुप्ता कमीशन रिपोर्ट। केसी गुप्ता कमीशन रिपोर्ट कंप्लीटली रिजेक्टेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट and a funding of fact was recorded by Honorable Supreme Court that Jat are not backwards. सुप्रीम कोर्ट ने 2 मछुआरों की हत्या के आरोपी इतावली नौसैनिक सल्वातोर घिरोने को आज सशर्त वतन जाने की इजाज़त दे दी। भारत और इटली के बीच क्षेत्राधिकार के मसले पर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण के फैसला लेने तक घिरोने को इटली में रहने की अनुमति मिली है। भारतीय मछुआरों के कत्ल के आरोपी दूसरे इतालवी नौसैनिक घिरोने को वतन जाने की इजाजत मिल गई है। अदालत ने मरीन पर 4 शर्तें लगाई हैं। उसे हर महीने इटली के पुलिस थाने में पेश होना होगा और इतालवी दूतावास को इस बारे में भारतीय दूतावास को सूचित करना होगा। मरीन किसी साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और इस मामले में किसी गवाह को प्रभावित नहीं करेगा। तीसरी शर्त यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में रहने का वादा करेगा। आखिरी शर्त यह है कि अगर उसे लागू की गई किसी भी शर्त का उल्लंघन करते पाया गया तो जमानत रद्द कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में रहेंगे इटली में और उसमें कुछ कंडीशंस लगाई हैं जो फुलफिल करनी पड़ेंगी, जैसे कि उनको पुलिस स्टेशन वहां पे महीने में एक बार विजिट करना पड़ेगा और इंडियन एम्बेसी को वो रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी, रेगुलर जो रिपोर्ट्स हैं, ये कंडीशंस लगाई। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पीएस नरसिम्हा ने कहा कि अगर गिरोह ने अदालत की शर्तों का पालन करता है तो केंद्र को उसकी याचिका पर कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के रुख पर आपत्ति जताई है। वहीं मछुआरा संघ ने भी इस मामले में केंद्र के रुख पर सवाल खड़े किए हैं। डिसीजन इज अगेंस्ट फिशरमैन्स राइट। एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन अथॉरिटीज अलाउड टू the Italian Marines to go back to Italy. Prime Minister's stand is against fishermen's rights. वहीं दूसरा आरोपी मैसी मिलानो लाटोर स्वास्थ्य वजहों से पहले ही इटली में है। न्यायालय ने वहां उसके रहने की तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। इन दोनों इतालवी नौसैनिकों पर 15 फरवरी 2012 को केरल के तट पर
2 भारतीय मछुआरों की हत्या करने का आरोप है। रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। भारत ने कांगो में भारतीय दुकानों पर हुए हमले की चिंता जताई है। इस पर विदेश मंत्रालय को आशंका है कि दिल्ली में कांगो के एक नागरिक की हत्या की प्रक्रिया में ये हमले हुए हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि कांगो में भारतीय दूतावास स्थानीय प्रशासन के संपर्क में है और फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। उधर अफ्रीका दिवस के मौके पर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया और इस मौके पर अफ्रीकी देशों के राजदूत मौजूद थे। Our ambassador took up the matter immediately with the Congolese Ministry of Foreign Affairs. A note verbal was issued to the Ministry of Foreign Affairs with a copy to the Ministry of Interior and the police authorities to ensure safety of life and property of all Indians residing there. और अब बात जल संकट की। टेक्सटाइल सिटी के नाम से मशहूर भीलवाड़ा इन दिनों देश के सबसे भयंकर जल संकट से जूझ रहा है। 4 लाख की आबादी वाले इस शहर के हालात लातूर से भी खराब हैं। जिले में वाटर इमरजेंसी लगानी पड़ी है और पानी का दुरुपयोग रोकने के लिए सरकारी अफसरों की टीमें लगातार जांच कर रही हैं। पानी के लिए जूझती महिला, ये नज़ारा है भीलवाड़ा की आरके कॉलोनी का। इलाके में 120 घंटे से पानी नहीं था, अब आया भी है तो रिस कर। सिर्फ आरके कॉलोनी ही नहीं, शहर के बाकी हिस्सों में भी तकरीबन यही हालात हैं। पानी की ऐसी मुसीबत होती है, बहुत ज्यादा होती है। पानी की इधर उधर से भटकते फिरते, लाइट भी नहीं आती इतनी, और बहुत ज्यादा होती है पानी की दिक्कत। तो यहाँ पानी का प्रेशर बहुत ही लो आता है। डायरेक्ट तो क्या मोटर तो लगती नहीं है, नीचे उतर के भरना पड़ता है, फिर भी 2-3 घड़े इससे ज्यादा पानी नहीं मिलता। भीलवाड़ा की शहरी आबादी करीब 4 लाख है। यहाँ रोजाना 513 लाख लीटर पानी की जरूरत है, लेकिन मेजा बांध सूख जाने के बाद से शहर को इसका आधा पानी भी नहीं मिल रहा है। लोग पानी की बूंद बूंद की रखवाली कर रहे हैं। हालात से निपटने के लिए वाटर इमरजेंसी का ऐलान करना पड़ा है। यहाँ भीलवाड़ा का मुख्य जल स्रोत मेजा डैम था, जो नवंबर महीने में ही सूख गया। एक यहाँ से 45 किलोमीटर दूर ककरौली घाटी के अंदर अंडरग्राउंड है, उससे हम लोग 125 से 30 लाख लीटर ले पा रहे हैं। मेजा में जो कि सिर्फ 40 लाख लीटर ही आ पा रहा है, इस हिसाब से क्राइसिस है। लोगों की पानी की जरूरतें पूरा करने के लिए टैंकर लगाने पड़े हैं। रेलगाड़ियों के जरिए रोज 50 लाख लीटर पानी आ रहा है। रेल से पानी लाने पर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं, लेकिन ये प्रयास नाकाफी साबित हुए हैं। पानी इतना महंगा और इतना आ रहा है, तो हमारे जितने भी स्विमिंग पूल है हमने बंद करवाए हैं, फव्वारे हमने बंद करवाए हैं, गाड़ियां जो हम पाइप से धोते हैं उस पर हमने बैन लगाया है, और अगर किसी प्रकार कोई जल का दुरुपयोग अगर पाया जाता है तो हम उसका कनेक्शन बंद करने की बात कर रहे हैं। भीलवाड़ा जिले का ज्यादातर इलाका डार्क जोन में है। पूरे जिले में अफरा तफरी का आलम है, लेकिन लोगों की परेशानियां जल्द खत्म होती नहीं दिख रही हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की दशा मराठवाड़ा से कोई कम नहीं है। यहाँ भी ट्रेन से पानी सप्लाई हो रही है। सुबह शाम 2 वक्त पानी आता है, तभी लोगों की प्यास बुझ पाती है। वाटर इमरजेंसी लागू है। साथ ही साथ प्रशासन ने कई कड़े कदम उठाए हैं, बावजूद इसके हालात नियंत्रण से बाहर हैं। कैमरामैन प्रेम के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। भारत और चीन के रिश्ते रणनीतिक लिहाज से खासे अहम हो चुके हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बीजिंग में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात में आपसी संबंधों को और बेहतर बनाने की बात कही। सीमा विवाद सुलझाने के लिए भी दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। राजधानी बीजिंग में गुरुवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का भव्य स्वागत हुआ। इस मौके पर शी जिनपिंग भी मौजूद थे। दोनों नेताओं के बीच ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। प्रणब मुखर्जी ने शी जिनपिंग से कहा कि दोनों देशों के रिश्ते की रणनीतिक अहमियत बढ़ती जा रही है, लिहाजा दोनों देश मिलकर काम करें। Our relations transcend the bilateral ambit and have acquired regional, global and strategic significance. If we come together, we can generate tremendous momentum for peace, prosperity and development. राष्ट्रपति ने पीकिंग विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों को भारत चीन रिश्तों पर भी संबोधित किया।
उन्होंने भारत और चीन के बीच सीमा विवाद समेत सभी लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए 8 सूत्रीय नीति पेश की। उन्होंने राजनीतिक संवाद बढ़ाने के साथ लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया। We have broadened the common ground and learned to manage our differences. There are challenges, including the boundary question, that still need to be addressed comprehensively. इस मौके पर भारत के 10 विश्वविद्यालयों और चीन के विश्वविद्यालयों के बीच सहमति पत्र पर भी हस्ताक्षर हुए। इससे दोनों देशों के बीच शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वैश्विक मंदी से निपटने के लिए धनी देश खर्च बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। जापान में आज से शुरू हुई G7 देशों की शिखर बैठक में इस पर सहमति बनी। नेताओं ने माना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है, लेकिन इसे संकट मानने से भी इनकार किया। जापान के शिमा शहर में गुरुवार को G7 समूह की बैठक शुरू हुई। बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा समेत जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस और इटली के शासन अध्यक्ष हिस्सा ले रहे हैं। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने चेतावनी दी कि मौजूदा मंदी 2008 जैसी गंभीर हो सकती है। उन्होंने इसके समर्थन में आंकड़े भी पेश किए। そしてそのリスクに立ち向かうために伊勢志摩経済イニシアティブを取りまとめることができた。その取りまとめについて合意できたことは大きな成果であったと。दूसरे नेताओं ने आबे की बात से सहमति जताई और मंदी से निपटने पर जोर दिया। तय हुआ कि सभी देश मंदी से निपटने के लिए खर्च बढ़ाएंगे। हालांकि इसका समय और खर्च की रकम देश अपने हिसाब से तैयार करेंगे। ब्रिटेन और जर्मनी ने खर्च बढ़ाने जैसे उपायों का विरोध किया। We've all got a lot of work to do, and we agreed to continue to focus on making sure that each country, based on its particular needs and capacities, are taking steps to accelerate growth. बैठक में आतंकवाद और शरणार्थी समस्या के साथ साइबर और समुद्री सुरक्षा पर भी चर्चा हो रही है। पूर्वी और दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते दबदबे पर भी सदस्य वार्ता करेंगे। इसे लेकर चीन का जापान समेत कई एशियाई देशों से विवाद है। 2 दिन की बैठक शुक्रवार को खत्म होगी और इसमें G7 घोषणा पत्र के साथ 6 दूसरे दस्तावेज जारी होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब चलते चलते एक नजर कुछ और अहम खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया फंड का इस्तेमाल न करने के लिए केंद्र और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि दुष्कर्म की शिकार महिलाओं पर 2000 करोड़ का फंड अब तक खर्च क्यों नहीं किया गया। जेडीयू ने शरद यादव को एक बार फिर से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है। उनके अलावा रमेश चंद्र प्रसाद भी जेडीयू उम्मीदवार होंगे। शरद यादव की राज्यसभा सदस्यता जुलाई में खत्म हो रही है। जेएनयू छात्र उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य ने अपने निष्कासन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की है। दोनों ने कन्हैया कुमार की तरह राहत की मांग की है। एलजेपी नेता की हत्या के बाद गया पहुंचे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के काफिले पर गुस्साई भीड़ ने हमला कर दिया। हालांकि इस दौरान मांझी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। गुरुवार को जम्मू कश्मीर में रिटायर्ड सैनिकों और कश्मीरी पंडितों के लिए अलग कॉलोनी बनाने के खिलाफ अलगाववादियों का बंद रहा। इस दौरान दुकानें, स्कूल और कॉलेज बंद रहे। मुंबई की केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 159 लोग घायल हुए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड को 8 गाड़ियों को बुझाने के लिए कई घंटे लगे। लुधियाना पुलिस ने बब्बर खालसा के एक और सदस्य मनदीप सिंह को गुरुवार को गिरफ्तार कर 30 मई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया। मनदीप को लुधियाना के जगरांव से गिरफ्तार किया। दिल्ली की हाई प्रोफाइल जगह विजय चौक पर अचानक एक नीलगाय दौड़ती नजर आई, जिसे काबू में करने के लिए वन विभाग को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। भारत जल्द ही ब्रिटेन से ललित मोदी के प्रत्यर्पण का अनुरोध करेगा और इसके लिए ईडी ने विदेश मंत्रालय को अर्जी भेजी है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी ललित पिछले कई साल से ब्रिटेन में है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार होंगे। एक अकाउंट के मुताबिक उन्होंने जरूरी डेलीगेट्स की संख्या जुटा ली है।